हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी एजुटेनमेंट पर। तो जो हमारी आज की वीडियो है इंटरनेशनल रिलेशंस की सीरीज़ में, इसमें हम डब्ल्यूटीओ के बारे में कवर करेंगे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि डब्ल्यूटीओ क्या होता है, डब्ल्यूटीओ की हिस्ट्री क्या है, डब्ल्यूटीओ ने गैट को रिप्लेस क्यों किया, डब्ल्यूटीओ के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है डब्ल्यूटीओ का, इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट्स क्या हैं डब्ल्यूटीओ के, और डब्ल्यूटीओ और यूएन का क्या रिलेशन है, डब्ल्यूटीओ और इंडिया का कैसा रिलेशन है, और डब्ल्यूटीओ और इंडिया के कुछ रिसेंट इश्यूज क्या क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो सबसे पहले तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। तो जो डब्ल्यूटीओ है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जो डिफरेंट डिफरेंट नेशंस होते हैं उनके बीच में जो ट्रेड रूल्स होते हैं उनके साथ में डील करता है। जो डब्ल्यूटीओ है वो एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी भी हम इसको बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपके घर में कभी आपका दो बहन भाइयों में झगड़ा होता है तो वो किसके पास जाते हैं झगड़ा सुलझवाने के लिए? अपने मम्मी पापा के पास में। वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पर अगर जो दो कंट्रीज़ के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हुआ है ट्रेड को लेके तो वो किसके पास जाएंगे? डब्ल्यूटीओ के पास में। जो डब्ल्यूटीओ है उसके अभी 164 मेंबर्स हैं जिसमें यूरोपियन यूनियन भी इंक्लूड है, और इसके 23 ऑब्जर्वर्स हैं जैसे कि ईरान, इराक, भूटान, लीबिया। जो अफ़गानिस्तान है वो न्यूएस्ट एडिशन है डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स में, जो कि जुलाई 2016 में डब्ल्यूटीओ का मेंबर बना था। अभी डब्ल्यूटीओ की हिस्ट्री क्या है। तो जो डब्ल्यूटीओ है वो उसने अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट की थी 1 जनवरी 1995 से। बट जो डब्ल्यूटीओ है उससे पहले हमारे पास गैट था जो कि 1948 से एग्जिस्टेंस में था। गैट की फुल फॉर्म है जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो जो गैट है वो धीरे 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 सेवरल राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस हुए। उन नेगोशिएशंस में से एक जो राउंड था वो 1986 से 1994 तक एक राउंड चला जिसको हम उरुग्वे राउंड बोलते हैं, और उसी राउंड के बाद में डब्ल्यूटीओ का फॉर्मुलेशन हुआ। अभी ऐसा क्या हुआ कि जो डब्ल्यूटीओ है उसको उसने गैट को रिप्लेस किया। गैट को रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ी ही क्यों? तो इसका जो सबसे मेन रीज़न था वो ये था कि जो गैट है वो केवल गुड्स को कवर करता था, ट्रेड इन गुड्स को। ट्रेड इन सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जो ट्रेड होता था उसको गैट गवर्न नहीं करता था। ये जो गैट है वो मेनली टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर फोकस करता था। जो सेकंड मेन रीज़न था वो ये था कि जो गैट है उसका कोई भी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर नहीं था। ये केवल एक सेट ऑफ रूल्स और मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स थे। जो थर्ड मेन रीज़न है वो है कि जो गैट है उसके पास में कोई भी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म नहीं था। इसके अलावा जो गैट है उसको ऐसे देखा जाता था कि जो गैट है वो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके फेवर में है थोड़ा, क्योंकि जो गैट है वो साइन किया गया था जिनेवा ट्रीटी ऑफ 1946 के टाइम पे। और उस टाइम पे जो बहुत सारे मतलब कि आज के टाइम पे जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं वो उस टाइम पे उसमें उनका कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था। तो इसीलिए इसको ये माना जाता है कि ज़्यादातर वेस्ट जो कंट्रीज़ हैं उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ के इंटरेस्ट को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करता है। इसके अलावा जो डब्ल्यूटीओ है अभी उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल है डब्ल्यूटीओ का वो है नॉन डिस्क्रिमिनेशन। जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन का प्रिंसिपल है इसमें मेजर टू कंपोनेंट्स आते हैं। फर्स्ट इज़ मोस्ट फेवर्ड नेशन रूल एंड सेकंड इज़ नेशनल ट्रीटमेंट पॉलिसी। तो जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का रूल है इसमें के अंदर ये आता है कि हम लोग जो सभी कंट्रीज़ हैं उनको इक्वल ट्रीटमेंट दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जो हमने अपने टैरिफ्स को किसी एक कंट्री के लिए कम किया है तो हम दूसरी कंट्री के लिए भी अपने टैरिफ्स को उसी रेट पर रखेंगे। सेकंड है नेशनल ट्रीटमेंट पॉलिसी। नेशनल ट्रीटमेंट पॉलिसी का मतलब है कि अगर जो कोई भी फॉरेन गुड्स हमारी मार्केट में है और हमारे डोमेस्टिक गुड्स भी उसी ही मार्केट में, तो हम दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट देंगे। हम उनको कोई भी अलग डिफरेंट ट्रीटमेंट नहीं कि हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है तो हम इसको अलग से ट्रीट करेंगे, ये फॉरेन प्रोडक्ट है इंटरनेशनल तो इसको हम अलग से ट्रीट करेंगे, ऐसा नहीं होता है। एक बार जब प्रोडक्ट हमारी मार्केट में है तो हम चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट हो हम दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट देंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज ऑफ रेसिप्रोसिटी। जो रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल है इसका मतलब है कि मान लो मैंने इंडिया ने जो है अपने टैरिफ जो है वो टैरिफ के जो ट्रेड रिलेटेड जो बैरियर्स हैं वो बांग्लादेश के लिए कम किए।
तो अभी बदले में इंडिया ये भी तो चाहेगा ना कि बांग्लादेश भी उसके लिए टैरिफ्स कम करे। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी, मतलब कि अगर जब मैंने आपको कुछ फेवर किया है तो आप भी मुझे कुछ फेवर करेंगे, ऐसा मैं चाहूँगी ना कि आप भी फेवर करें। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज बाइंडिंग एंड इन्फोर्सेबल कमिटमेंट्स। तो जो टैरिफ कमिटमेंट्स है डब्ल्यूटीओ मेंबर्स के, वो मल्टीलेटरल ट्रेड और नेगोशिएशन से रिलेटेड वो न्यूमरेटेड है एक लीगल इंस्ट्रूमेंट में, जिसको हम शेड्यूल या फिर लिस्ट बोलते हैं ऑफ कंसेशन। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी। जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी है उसमें यह आता है कि जो डब्ल्यूटीओ मेंबर्स है ना, वो अपने जो ट्रेड रेगुलेशंस है उनको पब्लिश करते हैं। और ये पब्लिश क्यों करते हैं? ताकि जो इंस्टीट्यूशन है अगर जो उसको कुछ भी रिव्यू करना हो तो वो रिव्यू कर सके, या फिर किसी मेंबर ने कुछ रिक्वेस्ट की है तो उसको वो इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो इसलिए मतलब कि जो डब्ल्यूटीओ मेंबर्स है अपने ट्रेड रेगुलेशंस को पब्लिश करते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी रिक्वायरमेंट के साथ साथ में ये लोग जो पीरियोडिक कंट्री स्पेसिफिक रिपोर्ट्स होती हैं, जो ट्रेड पॉलिसी के रिव्यूज़ होते हैं थ्रू ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म, उसके लिए भी मतलब ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी होता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी वैल्यूज़। इस प्रिंसिपल में ये आता है कि कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस में जो गवर्नमेंट है वो अपने ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। डब्ल्यूटीओ ने जो अपने मेंबर्स हैं ना उनको परमिट किया हुआ है कि वो कुछ प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग कुछ मेजर्स ले सके, ना केवल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए बल्कि पब्लिक हेल्थ, एनिमल हेल्थ और प्लांट हेल्थ के लिए भी मेजर्स लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ डब्ल्यूटीओ। तो जो डब्ल्यूटीओ में हाईएस्ट अथॉरिटी होती है वो होती है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जो कि 2 साल में एक बारी मिलती है। ठीक है। इन बिटवीन ईच मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उनको करने के लिए 3 बॉडीज़ हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज़ जनरल काउंसिल, सेकंड वन इज़ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी एंड थर्ड वन इज़ ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। तो जो जनरल काउंसिल है वो डब्ल्यूटीओ की हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है और ये डब्ल्यूटीओ के जो रेगुलर के फंक्शंस होते हैं उनको कैरी आउट करने के लिए टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो सभी मेंबर स्टेट्स हैं उनसे आते हैं। जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो यूजुअली एम्बेसडर्स होते हैं या फिर उनसे इक्विवेलेंट पोस्ट के होते हैं। और जो जनरल काउंसिल है इसके पास में अथॉरिटी है कि मिनिस्ट्रियल काउंसिल के बिहाफ पे भी डिसीजन ले सके, क्योंकि जो मिनिस्ट्रियल काउंसिल है वो तो 2 साल में एक बार ही मिलेगी। तो जो जनरल काउंसिल है वही मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस के हिसाब से मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस के बिहाफ पे डिसीजंस ले सकती है। नेक्स्ट वन इज डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। जो डिस्प्यूट सेटलमेंट है वो एक सेंट्रल पिलर है हमारे मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम का, और ये डब्ल्यूटीओ का एक यूनिक कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल इकोनॉमी को स्टेबल बना के रखने के लिए। क्योंकि अगर जो हमारे पास कोई भी डिस्प्यूट सेटलमेंट का मैकेनिज्म नहीं होएगा तो हमारे पास केवल रूल्स ही रह जाएंगे, और जो रूल्स हैं वो क्या होंगे, मतलब लेस इफ़ेक्टिव रहेंगे। अगर जो उनको हम लोग इन्फोर्स नहीं करेंगे तो वो रूल्स लेस इफ़ेक्टिव होने वाले हैं। तो इसीलिए जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट पिलर है डब्ल्यूटीओ का। जो डब्ल्यूटीओ का डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस है उसमें मतलब ये केस स्पेसिफिक पैनल्स होते हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है बाय डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, अपीलेट बॉडी, डायरेक्टर जनरल एंड डब्ल्यूटीओ सेक्रेटरीट, आर्बिट्रेटर्स एंड एडवाइजरी एक्सपर्ट्स। जो प्रायोरिटी होती है वो डिस्प्यूट्स को सेटल करने के ऊपर दी जाती है ताकि म्यूचुअल एग्रीड कोई सोल्यूशन निकले जिससे कि जो डिस्प्यूट्स है वो टाइमली बाउंड मैनर में और इफिशियंसी के साथ में रिजोल्व हो सके। थर्ड बॉडी इज ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। जो डब्ल्यूटीओ का जो जनरल काउंसिल है वो एज अ ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी मिलता है ताकि जो ट्रेड पॉलिसीज रिव्यू है मेंबर्स के उनको कंडक्ट किया जा सके, and to consider the Director General's regular reports on trade policy development. Next one is important agreements of WTO. तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो जो एग्रीमेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर उसका जो बिगनिंग है वो 1995 में हुआ था। 1995 में इफेक्ट में आया था। जो एग्रीमेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर इसके 3 मेन सेंट्रल पिलर्स हैं। फर्स्ट वन इज़ डोमेस्टिक सपोर्ट, सेकंड इज़ मार्केट एक्सेस एंड थर्ड इज़ एक्सपोर्ट सब्सिडीज़। जो डोमेस्टिक सपोर्ट है इसका मतलब होता है कि कोई भी सब्सिडीज़ जो कि
जैसे कि मिनिमम प्राइस या फिर इनपुट सब्सिडीज जो कि डायरेक्ट विच आर डायरेक्ट एंड प्रोडक्ट स्पेसिफिक, तो वो सब कुछ डोमेस्टिक सपोर्ट में आता है। इसमें मेनली 3 टाइप्स की सब्सिडीज आती हैं जिनको हमने कैटेगराइज किया 3 बॉक्सेस में, दैट इज ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स एंड अम्बर बॉक्स। जो ग्रीन बॉक्स है उसमें वो सब्सिडीज आती हैं जिनसे ट्रेड के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये मेनली गवर्नमेंट फंडेड होती हैं और इनमें मोस्टली इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन या फिर रीजनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आते हैं। सेकेंड इज ब्लू बॉक्स पॉलिसी। जो ब्लू बॉक्स सब्सिडीज होते हैं, ये प्रोडक्शन लिमिटेड सब्सिडीज होते हैं। ये केवल जो पेमेंट्स होती है बेस्ड ऑन एक्रेज या फिर यील्ड और नंबर ऑफ लाइफ स्टॉक्स इन अ बेस ईयर, इनको इंक्लूड करता है। थर्ड वन इज अंबर बॉक्स। जो अंबर बॉक्स पॉलिसी होती है, ये मेनली ट्रेड डिस्टॉर्टिंग पॉलिसीज होती हैं। इनमें मेनली क्या आता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड कर दिया किसी गवर्नमेंट ने अपनी कंट्रीज़ में फार्मर्स को, या फिर कोई भी सब्सिडीज दे दी जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन क्वांटिटीज से लिंक्ड है, तो वो आती है अंबर बॉक्स पॉलिसीज में। जो नेक्स्ट एग्रीमेंट है वो है जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स इन सर्विसेज। तो जो जर्नल एग्रीमेंट है ट्रेड इन सर्विसेज का, वो सेम वे जैसे गैट था ना हमारा, उसी सिस्टम के ऊपर काम करता है। और जो एग्रीमेंट है 1995 में फोर्स में आया था। थर्ड वन इज एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो जो ये एग्रीमेंट है मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के, उनको सेट डाउन करता है। ये उरुगुवे राउंड के टाइम पे इसका नेगोशिएशन हुआ था और ये 1994 में फोर्स में आ गया था। नेक्स्ट वन इज एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। इसको हम SPS एग्रीमेंट भी बोलते हैं। ये एग्रीमेंट भी 1995 में जो है वो फोर्स में आ गया था। 1995 में इसका मतलब एंटर इनटू द फोर्स एंड स्टार्ट्स इज फंक्शनिंग। तो जो SPS एग्रीमेंट है, इसमें जो WTO उसने कुछ कॉन्स्टेंट सेट किए हुए हैं मेंबर्स के ऊपर रिगार्डिंग पॉलिसी रिलेटिंग टू फूड सेफ्टी एंड as well as animal and plant health के related. Next one is agreement on technical barriers to the trade. तो जो उरुगुवे राउंड के टाइम पे ही हमने इसके बारे में नेगोशिएट किया था और ये जो एग्रीमेंट है एंटर्ड इनटू फोर्स विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ WTO। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये इंश्योर करना था कि जो टेक्निकल नेगोशिएशंस और स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी जो टेस्टिंग्स और सर्टिफिकेट्स, उनके किसी भी तरह का कोई भी ऑब्स्टेकल ना आए ट्रेड में। नेक्स्ट एग्रीमेंट इज एग्रीमेंट ऑन कस्टम वैल्यूएशन। फॉर्मली हम इसको एग्रीमेंट ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 7 ऑफ गेट प्रिस्क्राइब्स मेथड्स ऑफ कस्टम वैल्यूएशन दैट मेंबर्स आर टू फॉलो। मतलब जो एग्रीमेंट ऑफ कस्टम वैल्यूएशन है, इसमें कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं कस्टम वैल्यूएशन के रिगार्डिंग, जो कि जितने भी हमारे मेंबर्स होते हैं WTO के, वो इसको फॉलो करते हैं। इन 2013 जो सबसे बड़ा एग्रीमेंट था WTO का, वो क्या था, बली पैकेज। जो बली पैकेज था, इसमें प्रोविजंस थे रिलेटेड टू लोअरिंग इंपोर्ट टैरिफ्स ऑन एग्रीकल्चर सब्सिडीज। और इसका जो इंटेंशन था वो क्या था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ में जो ट्रेड करते हैं ना, उसको थोड़ा सा ईजियर बना दिया जाए। अभी WTO और UN का क्या रिलेशन है? तो जो WTO है वो UN के कोई भी स्पेशलाइज एजेंसीज में नहीं आता है। जो WTO और UN का रिलेशंस है वो एक गवर्न किया जाता है बाय अरेंजमेंट्स फॉर इफेक्टिव कोऑपरेशन विद अदर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन रिलेशंस बिटवीन द WTO एंड यूनाइटेड नेशंस, जिसको हमने साइन किया था 15 नवंबर 1995 में। जो WTO के डायरेक्टर जनरल हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड में, जो कि ऑर्गन है कोऑर्डिनेशन विद इन द UN सिस्टम। अभी जो WTO है और जो इंडिया है उसके क्या रिलेशंस हैं? तो जो इंडिया है वो वन ऑफ द 23 ओरिजिनल जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज थी गेट की, उसमें इन्वॉल्व था। तो इसका मतलब है कि जो गेट की स्टार्टिंग में जो 23 पार्टीज थी ना, तभी से ही इंडिया इसमें भी एक पार्टी है। तो जैसे ही जो WTO है वो एग्जिस्टेंस में आता है, तो इंडिया भी मतलब ऑटोमेटिकली WTO का मेंबर उसी टाइम से है। लेकिन जो पोस्ट WTO ईरा है उसमें मतलब कि इंडिया ने काफ़ी टाइम आवाज़ उठाई है, काफ़ी टाइम डिस्कशन हुआ है कि एक ऐसा नया मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशन हमारे पास होना चाहिए जिसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो राइट्स का और ओब्लिगेशंस का। जो पहले इंडिया की जो स्ट्रेटजी थी ना ट्रेड की, वो काफ़ी डिफेंसिव थी। बट 1991 में इंडिया ने मतलब कि फ्यूचर का देखते हुए LPG सब्सिडीज़ को भी लागू किया इंडिया में। अभी अगर जब इनके रिलेशंस को देखते हैं तो जो 1995 से डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म आया, तो जो इंडिया है
अभी जो इंडिया है और जो डब्ल्यूटीओ है उसके कुछ रिसेंट इश्यूज़ हैं जिनको हम लोग कवर करेंगे। तो जो फर्स्ट इशू है वो है बैन ऑन चाइनीज़ मोबाइल ऐप। तो जो इंडिया है उसने 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया था। जो हमारा मतलब कि स्टैंड ऑफ चल रहा था गलवान वैली में, उसके चलते इंडिया ने मतलब कि 59 चाइनीज़ जो ऐप्स थे उनको बैन किया था। तो वो जो मतलब जो डब्ल्यूटीओ के जो पॉलिसीज़ हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं डब्ल्यूटीओ के, उनका वोलेशन था उस टाइम पे जब हमने बैन किया था। बट जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है उसने क्या बोल के ये बैन किया कि जो ये ऐप्स हैं ये हमारे अंडर सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये जो ऐप्स है वो हमारे इंडिया की सोवर्जिनिटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट हैं। इसके साथ साथ जो फिशरीज सब्सिडीज़ हैं उसके भी जो इंडिया उसने काफ़ी विरोध किया फिशरीज सब्सिडीज़ का। जो इंडिया है उसने बोला कि जो फिशरीज सब्सिडीज़ है वो कुछ कंट्रीज़ के फेवर में है, जैसे नॉर्वे, चाइना एंड जापान, और ये दूसरी कंट्रीज़ के फेवर में नहीं है। फाइनली जो डब्ल्यूटीओ है वो मतलब कि एक प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म है ट्रेड के लिए। और मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर से वो जिस तरह से इवॉल्व हुआ है, जिस तरह से लिबरलाइजेशन हुआ है पूरी कंट्रीज़ का, वो काफ़ी अच्छा रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम जो यूएसए जैसी पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो बोलते हैं कि हम लोग विड्रॉ कर लेंगे डब्ल्यूटीओ को, मेकिंग इट डिसफंक्शनल। तो जो इंडिया जैसी जो कंट्रीज़ हैं जो कि इमर्जिंग इकोनॉमीज़ है, जैसे कि ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इनको सामने आना चाहिए डब्ल्यूटीओ को, डब्ल्यूटीओ में मतलब अपना स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के लिए इस टाइम पे, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनके जो इंटरेस्ट है उसको सेव किया जा सके। थैंक यू एवरीवन। इस क्लास में हम लोग इतना ही कवर करेंगे, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।